हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सर फिजिक्स वाले। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल। ठीक है, जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेल। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर हमारा है वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल होने वाला है, लेकिन हाँ, मैं इस चीज का आपसे वादा कर सकता हूँ कि अगर आपने ये लेक्चर पूरा देखा तो आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपका कोई भी नंबर कहीं भी एग्जाम में नहीं कट सकता। बच्चे, एक भरोसे के साथ आप इस पूरे वीडियो को देखिए और देखिए आप किस तरीके से आपको चीजों को समझाते हैं। बहुत ही मजेदार वे में समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला हमारा टॉपिक है सेल। तो अगर हम सेल की बात करें कि सेल होता क्या है, तो अगर इसके सिंबल को मैं आपको बताऊं कि सेल का सिंबल क्या होता है, तो ये आपका सेल का एक सिंबल होता है। ठीक है, जिसमें सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। और सेल होता क्या है बेसिकली, तो ये एक तरह का डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट में जितने भी आपने सर्किट एलिमेंट जोड़ रखे हैं उन सभी सर्किट एलिमेंट्स को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जैसे आपका ये एक सेल है, इस सेल को अगर मैं किसी भी एक्सटर्नल रजिस्टर से जोड़ देता हूं, और ये जो रजिस्टर अभी आपको दिख रहा है ये आपके घर का पंखा, फ्रिज, कूलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब मैं इस सेल से इसको जोड़ूंगा तो होगा क्या, तो ये जो सेल है इसकी वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा। बात समझते हैं, यानी कि ये सेल क्या कर रहा है, तो ये सेल आपका ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपने लगा रखा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी चीज को मैं कह सकता हूं। तो अगर मुझे डिफाइन करना हो सेल को तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो मैं कहूंगा कि इट इज डिफाइंड एज द डिवाइस which supplies electrical energy to all the circuit elements, to all the circuit elements। बच्चों, आप लोग को बात समझ में आ रही होगी कि जो सेल है ये क्या कर रहा है, तो इस सर्किट में जितने भी सर्किट एलिमेंट जुड़े होंगे उन सभी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा। तो ये तो होगी इसकी बेसिक सी डेफिनेशन। अब जो भी हमारा सेल होता है उस सेल का अपना एक ईएमएफ होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ईएमएफ हम लोग किसे कहते हैं। तो ईएमएफ बोला जाए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बच्चों, एक बार हम इस टॉपिक को भी देखते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझने से पहले हम लोग को क्या समझना चाहिए, सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो। तो एक बार हम सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेल के अंदर है क्या चीजें, और फिर अपने आप आपको चीजें वहां से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो बच्चों, आपको बात समझ में आ रही है इसमें मैंने कहा क्या, तो मैंने बोला कि ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि किसी भी सर्किट में जितने भी आपके सर्किट एलिमेंट्स लगे होते हैं उन सभी सर्किट एलिमेंट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये जो सेल है इस सेल का अपना ईएमएफ होता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि ये ईएमएफ क्या होता है तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम बात कर देते हैं ईएमएफ की, ईएमएफ बोला जाए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मुझे सेल का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं सेल की बात करता हूं तो आपका जो सेल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करता हूं तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये है क्या, तो एक तरह का कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो यानी कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, तो इट इज अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो ये आपका एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है और इसके अंदर हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोड हो गया और ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं
कि ये जो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है, तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ज्यादातर चीजें पता होंगी, बट फिर भी मैं एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो मैंने क्या कहा कि इसके अंदर एक एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, तो एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। सो एक्सोथर्मिक का मतलब आपको पता है एनर्जी रिलीजिंग, यानी कि ये जो रिएक्शन होगा इस रिएक्शन के होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये एक एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन होता है। और रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब पता है कि आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और उसके साथ साथ यहाँ पे रिडक्शन भी होगा, यानी यहाँ पर दो चीजें हो रही होंगी, एक तो आपका ऑक्सीडेशन और उसके साथ साथ आपका रिडक्शन। और इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से ये जो आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स आपको नजर आ रहे हैं इनमें से एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेगा और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगेगा, और इस वजह से एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। और जो इस पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डेवलप हो रहा है उसे मैं P कह दे रहा हूँ, जिस पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड डेवलप हो रहा है उसे मैं N कह दे रहा हूँ। तो ये मैंने दोनों इलेक्ट्रोड्स को नाम दे दिया, एक इलेक्ट्रोड को P और दूसरे इलेक्ट्रोड को N। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद अगर मैं इस सेल को एक एक्सटर्नल रजिस्टर से जोड़ दूं तो इस एक्सटर्नल रजिस्टर से जोड़ने से होगा क्या, तो भाई इसको जैसे आपने जोड़ा आपका जो सर्किट था वो कंप्लीट हो गया, और उस सर्किट के कंप्लीट हो जाने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करना शुरू कर गया। तो आपको पता है करंट जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, तो आउटसाइड द बैटरी जो है वो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो ये जो करंट है ये इस तरीके से जा रहा है और फिर ये जो करंट होगा वो इधर की तरफ को जाएगा। आप समझ सकते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि आउटसाइड द सेल जो होता है वो करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है और इनसाइड द सेल नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब करंट होता क्या है, तो भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को ही तो हम करंट कहते हैं। और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होती है। तो भाई अगर आपका करंट इधर की तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या निकलता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपका इस तरीके से जा रहे हैं। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू जाते हैं तो आपको पता है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हो क्या रहा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है और उसी एनर्जी को ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैरी करते हैं। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही थी वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन अपना ले रहे हैं और अपने साथ लेकर ऐसे चले जा रहे हैं। और फिर जब ये यहाँ पहुंचेंगे आपका जो भी रजिस्टर लगा है तो ये एनर्जी जो इन्होंने यहाँ से ली थी उस एनर्जी को वो यहाँ रजिस्टर को दे देंगे, और जब इन्होंने एनर्जी इसको दे दी उसके बाद ये खाली हाथ वापस आए यहाँ पे, फिर इन्होंने यहाँ से एनर्जी ली, फिर वापस गए, इसको जो आपका रजिस्टर था उसको एनर्जी दी, फिर खाली हाथ वापस आए। तो इस तरीके से ये एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से ले रहे हैं और लगातार आपका जो रजिस्टर है उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो रजिस्टर क्या है, आपका पंखा हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से जब आप अपने पंखे को या बल्ब को सेल से जोड़ते हैं तो जो बल्ब होता है वो जलने लग जाता है। क्यों जलने लग जाता है, क्योंकि उसे ये जो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था उसकी वजह से एनर्जी मिल रही थी, और वो एनर्जी सप्लाई करने का काम किसका है, तो वो सप्लाई करने का काम जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स का है। सो बात समझ में आती है। तो इस तरह से आपका एनर्जी यहाँ पर मिल रही थी और आपका काम हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे होगा क्या कि जो रिएक्शन है कमजोर पड़ती जाएगी और एनर्जी कम होती चली जाएगी, और इसी वजह से आप देखते हैं कि कुछ समय बाद आपका जो सेल है वो डाउन हो जाता है, यानी बैटरी डाउन हो जाती है और फिर हम उसे उठाकर फेंक देते हैं। तो ये आपको मोटा मोटा प्रोसेस जो है ये सेल का समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। अब यहाँ पर हमारे दो केसेस बन सकते हैं, जिसमें हमारा जो पहला केस होगा उसमें मैं क्या कह सकता हूँ
कि अगर ये जो सेल है इसके थ्रू करंट ना फ्लो करे, तो भाई करंट कब नहीं फ्लो करेगा? तो जब सर्किट इनकम्प्लीट होगा, यानी कि मैं जब इस रजिस्टर को यहां से हटा दूंगा। तो मैं वन बाय वन दोनों केसेस डिस्कस करूंगा और उसका समझाऊंगा कि यहाँ पे होता क्या है। तो बच्चों इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो बच्चों देखो, अब देखो ध्यान से यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था। तो मैंने पहला केस जो डिस्कस करने जा रहा था आप लोग के साथ, वो जो हमारा पहला केस था उसमें मैं कहता था व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि जब कोई भी करंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू फ्लो नहीं होगा, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं। तो देखो उस केस में क्या होगा कि आपका ये जो एक्सटर्नल रजिस्टर ये कनेक्टेड नहीं होगा। तो अगर मैं इसका फिगर आपके सामने बनाऊं, तो इसका जो फिगर बनेगा वो कैसा होगा? सेम यही होगा, बस उसमें एक्सटर्नल रजिस्टर नहीं लगा होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका P था, ये आपका N था, और ये इसके अंदर आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था। तो बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा सेल के थ्रू, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो हमेशा सेम रहेगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब सेल से करंट नहीं फ्लो करता, तो जो पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं। तो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, पोटेंशियल remains same throughout the electrolytic solution, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है इसके थ्रू जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो सेम होती है, और यहाँ जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था इस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया था और इस पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल आ गया था। तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल उसे मैं प्लस का V प्लस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल उसको मैं माइनस V माइनस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और अब मैं देखता हूं, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हमारा ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसका जो पोटेंशियल होगा वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में है ये। तो यानी ये जो पॉजिटिव का आपको पोटेंशियल दिख रहा है वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में है, और ये जो नेगेटिव पोटेंशियल दिख रहा है वो भी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से इतना ज्यादा है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के पोटेंशियल से इतना कम है। तो अब अगर मुझे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखना हो कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जब इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, ठीक है, तो उसको समझने से पहले आप एक बात समझ लीजिए। अभी आप लोग आगे चढ़ के किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे और वहां पे आपका कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। तो वो एक बार मैं जस्ट यहाँ पे मतलब जस्ट ओवरव्यू आपको दे देता हूँ जिससे कि आप इस कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझ सके। तो मैं यहाँ कह क्या रहा हूँ आपसे कि अगर मान लिया जाए ये आपका एक बैटरी है और ये आपका एक एक्सटर्नल रजिस्टर है, तो इस बैटरी का जो पोटेंशियल अगर मैं मान लेता हूँ कि E है, और ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R है, और ये बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है। तो अगर मैं किरचॉफ्स लूप लॉ लगाना चाहता हूँ इस सर्किट में, तो इसके लिए हमारे पास एक साइन कन्वेंशन है, और वो साइन कन्वेंशन जो है वो ये कहता है कि अगर मैं करंट के डायरेक्शन के अलोंग जा रहा हूं तो मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रहेगा,
और चलते चलते अगर रास्ते में कोई बैटरी आ जाती है तो उस बैटरी के अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करता हूं तो वहां जो पोटेंशियल होगा वो माइनस का ई होगा, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता हूं तो वहां पर जो पोटेंशियल होगा वो प्लस का ई होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आप करंट की डायरेक्शन के अलोंग जा रहे हैं तो आपका वोल्टेज ड्रॉप हमेशा पॉजिटिव होगा, और चलते चलते अगर आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करते हैं तो माइनस का ई, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करते हैं तो प्लस का ई। तो अभी जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया है इसका जस्ट उल्टा साइन कन्वेंशन भी आपको बहुत सारी किताबों में देखने को मिल जाएगा, और वो भी उतना ही सही है जितना हमारा साइन कन्वेंशन है। ठीक है, तो जो किताबों में या कई जगह आपको देखने को मिल सकता है वो साइन कन्वेंशन क्या होता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो उसमें आपसे कहा जाता है कि अगर आप करंट के डायरेक्शन के अलोंग जाते हैं तो आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर चलते चलते आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करते हैं तो वहां पर जो आपका पोटेंशियल होगा वो प्लस का ई होगा, और अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करते हैं तो आपका जो पोटेंशियल है वो माइनस का ई होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको कई जगह देखने को मिल जाएंगी। तो ये बातें बिल्कुल जो मैंने बताया था उसका उल्टा है। तो आपको जो साइन कन्वेंशन अच्छा लगता है आप उसको यूज कीजिए, आप पूरी तरह से आजाद हैं, क्योंकि हमारा जो देश था वो 1947 में ही आजाद हो गया था। ठीक है, और अगर वो आजाद है तो हम जो करना चाहें अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, लेकिन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते वक्त, ठीक है, करते हुए। सही बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं इस क्लोज लूप में चलता हूं, मान लेते ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और अगर मैं जो क्लोज लूप है इन क्लोज्ड लूप ए बी सी डी ए बी सी डी ए, अगर मैं इस क्लोज लूप में चल रहा हूं और अगर मैं ए से बी तक गया हूं तो देखो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो करंट और दूसरा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ए से बी तक में करंट तो है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, और इस वजह से यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, यानी यहाँ पे बी की वैल्यू 0 है। अब अगर मैं बी से सी की तरफ जा रहा हूँ तो मैं करंट के डायरेक्शन के अलोंग जा रहा हूँ, और करंट के डायरेक्शन के अलोंग जा रहा हूँ तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव का होगा, और होगा कितना, तो भाई यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो आई करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस आर है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया आई आर। अब मैं जब सी से डी की तरफ गया तो यहाँ पे करंट तो मुझे दिख रहा है लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस वजह से यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अब जब मैं डी से ए की तरफ जाऊंगा तो आप देखेंगे कि जाते जाते रास्ते में मुझे एक बैटरी मिली और मैं उस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा हूँ। सो अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करता हूँ तो माइनस का ई लिखा जाएगा, और जहां से चला था मैं वहीं पहुंच गया, सो इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि आई आर इज इक्वल टू माइनस का ई, तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाती है आपका आई आर। और ये जो लूप है इसके अंदर आपने देखा मैं किस तरीके से चल रहा हूँ, तो इस चीज को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे चल के, जब मैं किरचॉफ्स लॉ कराऊंगा तो वहां मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इस टॉपिक पे बेस्ड, और इतने न्यूमेरिकल करा दूंगा कि आपको एक एक बात समझ में आ जाए और पेपर में आपसे कुछ भी छूटे ना। तो ये आपको फंडा यहाँ पे क्लियर हो गया। ये हम थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक गए थे लेकिन हाँ अपने टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए गए थे। ठीक है, तो ये बातें इतनी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इसके बाद हम अपना आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं इस पोर्शन को रफ कर दे रहा हूं। तो देखो बच्चों, हमने क्या बोला था कि जब सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा उस वक्त हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, कि भाई पी और एन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस between the positive and the negative electrode is, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। तो देखो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं यहां से यहां की तरफ जा रहा हूं, समझ में आती है बात। तो देखो अभी मैं पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर किया हूं तो मेरा जो पोटेंशियल होगा वो प्लस का भी होगा। फिर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आया तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वजह से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि यहाँ करंट नहीं है।
ठीक है। अब उसके बाद जब मैं इस नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा हूं, तो नेगेटिव टर्मिनल से जब हम एंटर करते थे तो माइनस का आता था, और इसकी जो वैल्यू है वो है कितनी, तो माइनस का v माइनस। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो प्लस का v प्लस और माइनस माइनस प्लस का v माइनस हो गया। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आया है इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, इसी को हम लोग कह देते हैं ईएमएफ। ठीक है, तो इसी को हम लोग कह देते हैं ईएमएफ, यानी कि हमारा जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, तो प्लस का v प्लस प्लस का v माइनस। यानी कि जब सर्किट में कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो उस वक्त ये दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आपका ईएमएफ कहलाता है। सो ईएमएफ का जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि डेफिनेशन कहता क्या था। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी बात कहता है कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, यानी कि जब सर्किट इनकम्प्लीट है, उस वक्त बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को मैं ईएमएफ कह देता हूं। सो ये बात आपको समझ में आती है, तो मैं ईएमएफ की आपको डेफिनेशन लिख के दिखा देता हूं। तो मैं ये ऊपर वाला पोर्शन रफ कर दे रहा हूं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे आपका कि ईएमएफ क्या है। तो अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे कह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि इट इज डिफाइंड as the potential difference between the positive and negative electrodes when no current flows through it। सो आपको बात समझ में आती है। हमारा ईएमएफ क्या है, तो सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो कब है, तो जब सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसी को हम लोग ईएमएफ कहते हैं, और ये हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो बात समझ में आती है। अगर आप मार्केट से कोई बैटरी खरीद के लाते हैं, तो सपोज दैट वो जो बैटरी है वो 10 वोल्ट का लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो ये जो 10 वोल्ट है ये उसके ईएमएफ की वैल्यू है। ठीक है, अगर आप मार्केट से कोई बैटरी खरीद के लाते हो और उसमें 10 वोल्ट लिखा हुआ है, तो वो जो 10 वोल्ट है वो उसके ईएमएफ की वैल्यू है। तो ये इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने क्या कहते थे कि व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, यानी कि जब सर्किट से करंट फ्लो करता है। तो एक बार हम वो वाली कहानी भी देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग अपना दूसरा केस जो था उसमें क्या था हमारा, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, यानी जब सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करता है वो वाला केस। तो ये वही वाला केस है। तो सर्किट से करंट फ्लो करता है मतलब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा दिया है। ठीक है, तो जब हमने एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाया तो हमने देखा जो हमारा करंट है वो P से N की तरफ जा रहा है, तो हमारा करंट इस तरह से है। ठीक है, तो हम करंट की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो करंट मेरा इस तरीके से जा रहा था। तो आप समझ लो कि जब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू करंट फ्लो करेगा तो उस वक्त इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं होगा, यानी कि पोटेंशियल का वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बात आप क्लियर रखिएगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब ये करंट इस इलेक्ट्रोड्स और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू पास करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी एटम्स आयंस होंगे जिसके थ्रू ये टकराएगा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं करंट के फ्लो का पोजीशन आएगा। तो वो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्योंकि बैटरी के अंदर से आया है इसलिए हम उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। सो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी बैटरी के अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है,
और वो किसकी वजह से है, तो सेल के अंदर जो जो चीजें हैं, तो सेल के अंदर दो चीजें होती है, एक आपका इलेक्ट्रोड्स और एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये इन दोनों की वजह से है। बाकी अभी मैं आपको बताऊंगा आगे और भी चीजें, बट फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसे हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो जब सर्किट से करंट फ्लो करता उस वक्त जो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, वो आउटसाइड द सेल भी निकाल सकते हैं और इनसाइड द सेल भी निकाल सकते हैं। लेकिन भाई निकालो चाहे तुम बाहर से और चाहे तुम अंदर से, आएगा तो सेम ही। भाई पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू थोड़े ना बदल जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना मेरा बाहर से आएगा उतना ही मेरा अंदर से आएगा। तो बस इस पॉइंट को यूज करके मैं यहाँ पे दो इक्वेशंस बनाऊंगा, उनको इक्वेट करूंगा, सॉल्व करूंगा, मेरा अपने आप जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। सो बात समझ में आती है। तो पहले मैं कहता हूं आउटसाइड द सेल, तो आउटसाइड द सेल पोटेंशियल डिफरेंस between the electrodes is, तो आउटसाइड द सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच वो क्या होगा, तो मान लेते हैं वो V है और वो किसके बराबर होगा, तो I into R, क्योंकि करंट I फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R है। तो ये आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया। और जो दूसरा इक्वेशन होगा वो इनसाइड द सेल तैयार हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूं इनसाइड द सेल, तो इनसाइड द सेल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज, तो इनसाइड द सेल अगर हम बात करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच वो क्या होगा, तो आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है इसका जो पोटेंशियल था वो कितना था, तो प्लस का V प्लस, और ये जो इलेक्ट्रोड था इसका पोटेंशियल था माइनस का V माइनस, ठीक है। और अब ये जो मैं पोटेंशियल आपको बता रहा हूं वो इस इलेक्ट्रोड और इसके जस्ट बगल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उन दोनों के बीच का होगा, ठीक है। और ये जो नेगेटिव का पोटेंशियल है वो इस इलेक्ट्रोड और इसके जस्ट बगल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसे मैं पॉइंट बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसके बीच होगा। पहले ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला था, क्यों, क्योंकि पहले तो थ्रू आउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पोटेंशियल सेम था, लेकिन इस बार करंट के फ्लो करने की वजह से हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये जो मैं पॉजिटिव का पोटेंशियल बता रहा हूं ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये किन के बीच का है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है और उसके बगल में जस्ट बगल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके बीच का है। और ये जो नेगेटिव का पोटेंशियल है ये भी इस इलेक्ट्रोड और इसके जस्ट बगल में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके बीच का है। सो आपको बात समझ में आ रही है। और अब मैं फिर से वैसे ही करूंगा जैसे मैंने पहले किया था, तो मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ रहा हूं। तो अगर मैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से एंटर करता हूं तो प्लस का V, ठीक है। अब ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर मैं ऐसे जा रहा हूं और मेरा करंट जो आ रहा था वो ऐसे आ रहा था। सो आप बात समझते हैं, जो आपके करंट की डायरेक्शन है वो ये है और मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं वो ये है, यानी कि जस्ट अपोजिट। और अगर मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूं तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव का होता है, यानी कि माइनस का। और वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो वो जो रेजिस्टेंस है उसी को आप इंटरनल रेजिस्टेंस कहते थे, जिसे आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहां पहुंच गए, तो अभी आप नेगेटिव टर्मिनल से एंटर किए हैं, तो माइनस का, और पोटेंशियल क्या था, तो माइनस का V माइनस। तो ये था दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको अगर मैं सही से लिखना चाहूं तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस का V माइनस और यहां आ गया माइनस का IR, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था इसी को हम लोग क्या कह देते थे, EMF। तो ये बन गया E माइनस IR, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हमने V मान रखा था, ठीक है। अभी आपने देखा था यहाँ पे भी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का था उसे V लिया था, तो यहाँ पर भी V ही होना चाहिए। तो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दूं तो मुझे मिलेगा क्या, तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
अभी दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया तो हमें मिला क्या, तो वी गेट E माइनस आई आर इज इक्वल टू आई इंटू में कैपिटल आर। तो यहां से अगर मैं चाहूं तो इस सर्किट में फ्लो करने वाला करंट का वैल्यू निकाल सकता हूं, और वो करंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, तो इस माइनस आई आर को इधर भेज देते हैं, तो E इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो यहां से आपका जो I है वो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा ये, और ये किसके बराबर है, तो ये E के बराबर है। तो यहां से जो करंट आया वो आ गया I इज इक्वल टू E बटे में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, यानी सर्किट का जो टोटल करंट है वो क्या है, तो टोटल वोल्टेज बटे में टोटल रेजिस्टेंस, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको बात समझ में आती है। तो ये हो गया सर्किट में फ्लो करने वाला करंट का वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि जब सर्किट में करंट फ्लो करता है उस वक्त ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स मुझे नजर आ रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, उसका जो नाम है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये भी एक बार ध्यान रखिएगा। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या हो गया, तो I इंटू कैपिटल R। तो ये आपको खेल समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं ये जो आपका सेल है इसके थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो कराना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं। तो देखो भाई, जो भी आपके पास सेल है उसका आप ईएमएफ तो चेंज नहीं कर सकते भाई। अगर 12 वोल्ट की बैटरी लाए तो 12 वोल्ट की ही है ना, तो ये तो आपका चेंज नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हम इन दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं। तो भाई देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम घटा नहीं सकते। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे कि जब आप सेल नया नया खरीद के लाते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इस वजह से वो करंट काफी ज्यादा दे रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, सेल जो होता है वो कमजोर पड़ने लगता है। तो कमजोर पड़ने लगता है का मतलब होता है कि उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये होती है बेसिक कहानी। फिलहाल हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर मैं मैक्सिमम करंट फ्लो कराना चाहता हूं तो उसके लिए सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन है, और वो है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि मैं इसको चेंज करा सकता हूं। बाकी अगर मैंने कोई बैटरी खरीद ली है तो ना तो मैं उसका ईएमएफ चेंज कर सकता हूं, ना उसके अंदर का रेजिस्टेंस चेंज कर सकता हूं। लेकिन हाँ, उसके ऊपर जो मैं रेजिस्टेंस लगाने वाला हूं मैं उसकी वैल्यू जरूर चेंज कर सकता हूं। तो अगर मुझे ये मैक्सिमम चाहिए तो ये मिनिमम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, तो 0। तो एक बार करके देखते हैं। तो व्हेन जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो उस वक्त जो सर्किट में मेरा करंट फ्लो कर रहा होगा वो मैक्सिमम होगा, और इस मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो वो होगी E बटे में स्मॉल r। तो ये हो गया सर्किट का मैक्सिमम करंट। आपको बात समझ में आ गई। तो इतना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है सर्किट के अंदर। लेकिन हम कभी भी किसी भी सर्किट में इतना करंट फ्लो नहीं कराते, क्योंकि अगर हम ऐसा कराएंगे तो हमारा जो सेल है वो डैमेज हो जाएगा। बात समझ में आती है। अगर आपको करने का कभी मन करता हो डैमेज अपने घर का सेल, तो जो दोनों इलेक्ट्रोड्स उसमें निकल रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसके ऊपर एक लोहे का टुकड़ा ऐसे रख देना और देखना उसके बाद होगा क्या। ठीक है, तो जो होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, जब आप उसके ऊपर ऐसे कुछ भी रखेंगे तो उसने क्या किया, दोनों सर्किट शॉर्ट कर दिए, और शॉर्ट करने पे क्या होता है वो आपको पता है। और शॉर्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो कंडक्टर होगा, जो लोहे का रॉड या कुछ भी रखोगे, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, यानी लगभग 0 के बराबर, और इस वजह से वहां जो करंट होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपको खेल समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम करंट जो किसी सर्किट में फ्लो कर रहा होगा। चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे की चीजें। तो बच्चों, यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देनी है, और वो चीज ये है कि अभी ये जो बैटरी है ये चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। तो भाई अगर बैटरी से करंट निकल रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा, सीधा सा फंडा है। आप बैटरी से जब बल्ब या पंखा चलाते हैं तो होता क्या, बैटरी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, यानी कि डिस्चार्ज होने लगती है। तो बच्चों, यहाँ पर एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अभी जो आपका बैटरी है
उससे करंट अगर निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है वो ये है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आ रहा है वो कब आ रहा है, तो जब बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन बैटरी सिर्फ डिस्चार्ज थोड़ी ना होता है, बैटरी तो चार्ज भी होता है। तो जब चार्ज हो रहा होगा तो वहां पे क्या फॉर्मूला होगा, तो वहां पे क्या है कि आपका ये जो माइनस आई आर लिखा है इसकी जगह आपका प्लस का आई आर आ जाएगा, बस इतने का फर्क आएगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। तो इस चीज को बकायदा मैं लिख देता हूं। तो बच्चे देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जो मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है वो किसके बराबर है, तो E माइनस आई आर के बराबर है। और यही अगर मैं चार्जिंग की बात कर दूं तो ड्यूरिंग चार्जिंग जो कहानी होती है वो क्या होती है, तो वो हो जाता है V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। ठीक है, सो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर कब होगा, तो जब बैटरी से आपका करंट निकल रहा होगा यानी बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा। और जब बैटरी में चार्जिंग हो रही होगी तो उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होगा, तो E प्लस आई आर हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे बताइए कि इस केस में यानी कि जब बैटरी आपका डिस्चार्ज हो रहा है तो उस समय आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ की वैल्यू से ज्यादा है या कम है, तो जवाब आएगा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है वो कम है। ठीक है, क्योंकि जब मैं ईएमएफ में से कुछ माइनस कर देता हूं तब जाके कहीं वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर मैं हूं और अंबानी है, ठीक है, तो मैं अमीर हूं या अंबानी अमीर है, तो आप बोलोगे कि सर पहले कुछ डाटा तो दीजिए। तो डाटा ये है कि जब अंबानी अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे देता है, ठीक है, या अपनी आधी प्रॉपर्टी मुझे दे देता है, तब जाके हम दोनों का लेवल बराबर हो जाता है। तो अगर अंबानी ने आधी प्रॉपर्टी मुझे दे दी उसके बाद जाके कहीं हम लोग का लेवल बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अमीर तो अंबानी है। ठीक है, तो वही चीज हुआ। तो ईएमएफ ने अपना इतना जो वोल्टेज था वो जब माइनस कर दिया तब आपका ये निकल के आया। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं छोटी है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होता है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा ईएमएफ से छोटा होता है। ठीक है, और अगर मैं चार्जिंग की बात कर दूं तो चार्जिंग वाले केस में क्या हो रहा है, तो आपका चार्जिंग वाले केस में V इक्वल टू ई प्लस आई आर आ रहा है, यानी कि जब ईएमएफ में मैं कुछ जोड़ रहा हूं तब उसके बाद जाके वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ रहा है। इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है वो कहीं ज्यादा बड़ा है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मेरा जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से ज्यादा होता है। तो बात समझ में आ गई। सो V इज ग्रेटर देन E। तो ध्यान रखिएगा जब डिस्चार्जिंग हो रहा होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होगा, और जब चार्जिंग हो रहा होगा तो दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है। कई बार एक एक नंबर में ये सब चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। सो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की, कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था और ये किस किस चीजों पर डिपेंड कर रहा था। तो बच्चों ये है इंटरनल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। सो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया था आपको कि भाई जब करंट आपका फ्लो करता है किसी भी सेल के थ्रू तो वहां पर सेल के अंदर जो चीजें हैं यानी कि इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उनके द्वारा जो अपोजिशन ऑफर किया जा रहा है करंट के फ्लो को, उसी को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते थे। तो उसी चीज को मैंने लिख दिया है कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो को जो अपोजिशन प्रोवाइड किया जा रहा है इनके द्वारा, उसी को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो भाई देखो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो
आपका एक तो इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे डिपेंड करेगा कि भाई इलेक्ट्रोड्स कौन से आप यूज कर रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड करेगा कि भाई जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया उसका क्या नेचर है, तीसरा जो डिपेंडेंसी आएगा वो आएगा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच के गैप पे कि भाई इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा करंट को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा अपोजिशन उतना ज्यादा महसूस होगा, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। और जो चौथा पॉइंट है वो है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कितने ज्यादा डूबे हुए हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डूबा हुआ होगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में इन्वर्टर लगा होगा, वहां बैटरी लगी होगी, तो उस बैटरी के अंदर पानी डाला जाता है, ठीक है, मोटी भाषा में अगर हम बोलते हैं तो हम कहते हैं कि उसके अंदर पानी डाला जाता है। तो वो पानी हम लोग समय समय पर चेक करते रहते हैं और अगर कम हो जाता है तो हम फिर से डाल देते हैं। बट अगर हम पानी डालना भूल जाते हैं तो क्या होता है, तो उसकी वजह से बैटरी खराब हो जाती है। खराब होने का मतलब ये है कि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आउटपुट पे आपको करंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो बैटरी के अंदर से पानी खाली हो गया और इस वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो दोनों में रिलेशन कैसा आ गया, इन्वर्सली का। तो मैं उसी चीज को लिख दिया है यहाँ पे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कितना ज्यादा एरिया इमर्स्ड होगा उसके हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है, तो नेचर पे डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रोड के, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस के, और इलेक्ट्रोड जो है उसका कितना हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डूबा हुआ है उस पर भी डिपेंडेंसी आ रही है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद बस हमारा एक टॉपिक और बचता है और वो है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बार हम उसकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं आप लोग के लिए। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन क्या थी कि भाई बैटरी से करंट फ्लो कर रहा हो, यानी कि जब बैटरी से करंट फ्लो कर रहा होगा उस वक्त बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे, ठीक है। तो बैटरी से करंट फ्लो कर रहा हो इसका मतलब बैटरी जो आपका क्लोज्ड सर्किट में हो। तो उसी चीज को मैंने लिख दिया है कि इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का व्हेन इट इज इन क्लोज्ड सर्किट, यानी कि जब आपका जो इलेक्ट्रोड्स है वो क्लोज्ड सर्किट में हो, यानी कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। सो बात समझ में आती है, यानी कि जब सर्किट के थ्रू करंट फ्लो कर रहा हो उस वक्त बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह दे रहे हैं। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज हमने सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली चीजों को सीखा है, लेकिन सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान से कुछ नहीं होता, हमें न्यूमेरिकल्स करने आने चाहिए, हमें उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने आने चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे किस तरह के जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, 1 से 2 दिन के अंदर आपका अगला वीडियो आ जाएगा, तो उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा मजबूत हो सके और जब पेपर में जाए तो फुल्ली कॉन्फिडेंस होकर जाए, ठीक है। सो बच्चों अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं, आपको लगता है कि हाँ इस तरह की वीडियोस आपको और देखनी चाहिए, तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो क्या पार्ट उसका सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी बताइए। अगर कोई दिक्कत आ रही है वीडियो के साथ तो वो भी प्लीज हमें बताइए, जिससे कि हम अपनी चीजों को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें और आपको और ज्यादा बेहतर चीजें मिल सके। सो बच्चों तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।